हेलो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की चर्चा करेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। यह ए बी एक प्रिज्म है, सतह है और दूसरा सतह एसी है। प्रिज्म की परिभाषा है किसी कोण पर झुके हुए दो समानांतर सतहों के द्वारा घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यहाँ ए बी एक सतह है, ए सी दूसरा सतह है। कोण ए पर ये दोनों समांतर सतह झुके हुए हैं और एक कांच भरा हुआ है इसमें, इसको प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म के जो दो सतह होते हैं, ये ए बी और यह बी सी यहाँ पर है, जिन पर अपवर्तन की क्रिया होती है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इन दो सतहों से बने हुए कोण को, जिस कोण पे दोनों सतह अपवर्तक सतह घूमते हैं, कोई भी अपवर्तक सतह बन सकता है साथियों, यह भी बन सकता है या यह भी बन सकता है। किंतु जिस दो सतहों से अपवर्तन की क्रिया हम कराते हैं, उन सतहों से बने हुए कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं तथा उस कोण के सामने की भुजा को प्रिज्म का आधार कहा जाता है। आधार हो गया आधार। यहाँ पर साथियों कोण ए प्रिज्म कोण है, ए बी और ए सी अपवर्तक सतह है और बी सी प्रिज्म का आधार। मैंने परिभाषा बताया कि किसी कोण पर झुके हुए दो समांतर सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यह परिभाषा केवल प्रकाशिकी के लिए है, प्रकाश नामक पाठ के लिए ही है प्रिज्म का। वैसे प्रिज्म की आकृति क्या होती है, आइए इसको थोड़ा सा समझ लें। यदि त्रिभुजाकार कोई आधार हो, यह आधार जैसे त्रिभुजाकार आधार पर तीन सतह खड़े कर दिए जाए अविलंबवत, देखिए यह प्रिज्म इसको भी कहेंगे। यह त्रिपार्श्वी प्रिज्म कहलाएगा। पार्श्व का मतलब तीन सतह या तीन साइड। एक सतह इधर से है साथियों, एक इधर से है और एक बैक साइड से है, पीछे से है। तीन सतह इस त्रिभुज आधार पर तीन सतह ऐसे खड़े हैं। यह प्रिज्म वास्तव में यहाँ पर इसी प्रिज्म की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। इस प्रिज्म को कहीं से भी काट दिया जाए और ऊपर से या आधार की तरफ से देखा जाए तो एक त्रिभुज का आकार दिखाई देगा। प्रिज्म के लिए हम श्यामपट्ट पर, क्योंकि यह द्विजीवी श्यामपट्ट होता है या कागज हमारा होता है, तो इस पर यही प्रिज्म का रूप हम दिखा सकते हैं। प्रिज्म अब यदि पांच कोण हो साथियों, एक कोण जैसे एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा और एक पांचवी भुजा यदि हो जाए, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं, पांचवी भुजा यह हो जाए, फिर ऐसे ही एक भुजा यह हो, दूसरी ये भुजा हो, तीसरी भुजा हो, चौथी भुजा हो और एक पांचवी भुजा हो। इन भुजाओं को यदि हम मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, फिर इसको यहाँ से मिला दें और इस भुजा को यहाँ से मिला दें, तो इसमें पांच सतह हो जाएंगे। आधार पंचभुजाकार रहेगा, शीर्ष भी पंचभुजाकार रहेगा, यह भी प्रिज्म का रहेगा। छह भुजा हो वह छह सतहों वाला प्रिज्म कहलाएगा। यह पांच पार्श्वी प्रिज्म कहलाएगा। यह त्रिपार्श्वी यानी जिनकी तीन सतह हो, पार्श्व का मतलब सतह, त्रिपार्श्वी प्रिज्म की चर्चा यहाँ हो रही है। तो यहाँ इसी प्रिज्म से आशय है, उसका आकार ऐसे होगा त्रिविमी आकार, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अब साथियों प्रिज्म पर यदि प्रकाश की किरण आपतित हो तो हम जानते हैं, अपवर्तन के नियम हम जानते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम पर जाने पर किरणें अविलंब की ओर झुक जाती हैं। एक किरण हम ले रहे हैं या आपतित करा रहे हैं, Q बिंदु पर साथियों ये आपतित हुई या किरण, PQ लिख देते हैं, PQ किरण यह आपतित हुई। अविलंब हमने खींचा
अविलंब से यह कोण I1 बन रहा है। अब यह चूंकि वायु से कांच में जा रही है तो सीधा जाना चाहिए, अविलंब की ओर झुक जाएगी। यह थोड़ी सी अविलंब की ओर झुक करके और यहाँ आई R बिंदु पर आई। R बिंदु पर इसे कांच से वायु में बाहर निकलना है। यदि R बिंदु पर हम अविलंब खींचें, सतह पर अविलंब या खींचें तो ये R हम विरोध कर दिए, यह अविलंब से दूर हटेगी और इसे यह हुआ PQ QR, 3 भाग हो जाएंगे। किरण के 3 नाम यहाँ पर हो जाएंगे। PQ भाग को आपतित किरण कहेंगे, QR भाग को अपवर्तित किरण कहेंगे और RS भाग को हम निर्गत किरण कहेंगे। साथियों यहाँ पर यह कोण I होगा, यह कोण R1 होगा, यह इसको R2 कहें और यह I2 हो जाएगा। साथियों ये तो अपवर्तन की क्रिया हमने दिखा दिया। अब यदि हम इस आपतित किरण जो यह PQ आपतित किरण है, इसकी दिशा को हम आगे बढ़ावें ऐसे, और निर्गत किरण जो RS है इसको पीछे ले जाएं तो यहाँ एक कोण बनेगा। इस कोण को हम डेल्टा द्वारा डिनोट करते हैं। डेल्टा एक रोमन अक्षर है, उसके द्वारा इसे हम डिनोट करते हैं साथियों। इसे हम कोणीय विचलन कहते हैं। कहने विचलन यानी हट जाना। किरण PQ दिशा में जा रही थी लेकिन फाइनली यह RS दिशा में जा रही है। अपने दिशा से कितना कोण यह हट गई, कितना विचलित हुई, यह डेल्टा से डिनोट किया जाता है और इस डेल्टा को साथियों विचलन कोण कहा जाता है। विचलन कोण में साथियों यह जो विचलन हो रहा है कोण के रूप में, अंश के रूप में माप सकते हैं, रेडियन के रूप में माप सकते हैं, मिनट के रूप में कोण के जो मात्रक है उसमें ये मापा जाएगा। यह जो आपतन कोण I है और विचलन कोण यह डेल्टा है, इसमें एक संबंध होता है। हमारे भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों ने देखा है कि एक निश्चित मान I का ले लिया जाए, न्यून जो मान हो, कम मान हो, और I के मान को बढ़ाते चलें तो डेल्टा का मान परिवर्तित होने लगता है। I ज्यों-ज्यों बढ़ता है त्यों-त्यों डेल्टा कम होता जाता है और एक न्यून मान प्राप्त करके डेल्टा का फिर डेल्टा बढ़ने लगता है। आइए I में और डेल्टा में हम एक ग्राफ प्लॉट करें। ग्राफ प्लॉट करना हम जान चुके हैं, 9 में भी हमने पढ़ा है। इस क्षैतिज रेखा को x डैश कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा को y डैश तथा बिंदु को ओरिजिन कहा जाता है। यदि इस पर हम आपतन कोण, विचलन कोण डेल्टा, विचलन कोण y एक्सिस पर विचलन कोण को दिखाएं और x एक्सिस पर I यानी आपतन कोण को दिखाएं। आपतन कोण को हम दिखाएं। ग्राफ पेपर यदि आपके पास है साथियों तो आप देखते हैं उस पर लाइन बनी रहती है ऐसे ऊर्ध्वाधर, हम लाइन बना देते हैं। यहाँ पर हमको आपको समझने के लिए लाइन जरूरी है। यह क्षैतिज लाइनें भी होती हैं। ये ग्राफ पेपर देखा गया है कि कोई I1 मान लीजिए कि एक कोण लिया जो आपतन कोण है, कम कोण है, I ज्यादा है, थोड़ा और कम ले लें तो जो विचलन कोण यह प्राप्त होता है डेल्टा, इसका मान अधिक प्राप्त होता है। या मान लीजिए कि डेल्टा 1 है, डेल्टा 1 ऐसे एक तरफ थोड़ा सटा देते हैं, दूसरी तरफ इसका भाग जैसे निकला रहता है वैसे रहता है। यह कोण प्राप्त होता है I1 के सामने ऊर्ध्वाधर और डेल्टा का यह बिंदु हमको प्राप्त हुआ साथियों, दिख रहा होगा इसमें, यह बिंदु प्राप्त हुआ। अब I को थोड़ा और बढ़ाते हैं, I इधर से इधर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ाते हैं तब डेल्टा यानी यह विचलन कोण कितना प्राप्त होता है, डेल्टा 2 प्राप्त होता है, जो कम है यह डेल्टा 2। I2 हमने यहाँ कर लिया, I2
I2 कर लिया तो यह डेल्टा 2, देखिए अब डेल्टा 2 से हम ले जाएं, I2 से ले जाएं, यह बिंदु प्राप्त होता है। फिर और हमने I को और बढ़ाया, तारीख कम नहीं बढ़ाया और कम से अधिक बढ़ा रहे हैं, I3 कर लिया, देखिए I इसमें बढ़ता चला जा रहा है, I3 कर लिया तो देख रहे हैं कि डेल्टा और कम, यह डेल्टा 3 प्राप्त हुआ, डेल्टा 3 प्राप्त हुआ, यहाँ प्राप्त हो गया। यदि I को फिर I4 कर दें और बढ़ा दें, यानी आपतन कोण को और बढ़ा दें, तब देखते हैं कि फिर डेल्टा का मान बढ़ने लगता है, डेल्टा 3 जो प्राप्त हुआ था इससे अधिक पुनः डेल्टा 2 डेल्टा 1 की ओर मान प्राप्त होता है, मान लीजिए यह मान प्राप्त हुआ। फिर और बढ़ाएं I5 के लिए तो यह मान प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम ग्राफ खींचे साथियों, तो एक ग्राफ हमें प्राप्त ऐसे होता है, ऐसे ग्राफ हमको प्राप्त हो जाता है। इस ग्राफ को देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि I को हम ज्यों-ज्यों बढ़ाते चले जाएं, डेल्टा एक मान से कम होते होते एक न्यून मान तक जाता है और फिर वह क्या होता है, बढ़ने लगता है। डेल्टा के इस न्यूनतम मान को, यहाँ पर यह डेल्टा का न्यूनतम मान है इतना, यानी डेल्टा 3 जो मान है यह न्यूनतम मान है, तो इस न्यूनतम मान को हम डेल्टा एम से दिखाते हैं, एम का मतलब मिनिमम। अब इसको हम डेल्टा एम लिख सकते हैं कि यहाँ पर यह जो है डेल्टा एम है, न्यूनतम विचलन कोण है। यह किस कोण के लिए है, तो आपतन कोण I3 के लिए है, I3 के लिए। साथियों न्यूनतम विचलन कोण जब हमें प्राप्त हो रहा हो उस समय इस न्यूनतम विचलन कोण में प्रिज्म का जो यह शीर्ष कोण है जिसको प्रिज्म कोण कहते हैं उसमें, तथा यह प्रिज्म जिस पदार्थ का बना हुआ है उसके अपवर्तनांक में एक संबंध प्राप्त होता है। वह संबंध होता है, यहाँ लिख देते हैं साथियों, n बराबर होता है sin साइन A प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन A अपान 2, जहाँ A प्रिज्म कोण है, डेल्टा m साथियों यह न्यूनतम विचलन कोण है और n जो है यह प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। यह रिलेशन हमें प्राप्त होता है। तो यह जो डेल्टा m है यह याद रखने योग्य बात है कि कब प्राप्त होता है। सिर्फ एक कोई आपतन कोण होता है जिसके लिए डेल्टा m प्राप्त होता है, बाकी कोणों के लिए यह डेल्टा यानी विचलन कोण न्यूनतम नहीं होता। आगे साथियों, यदि यह प्रिज्म का झुकाव, प्रिज्म के दो अपवर्तक सतह जो हैं AB और AC आधार पर समान झुकाव रखते हों, अर्थात यह कोण दोनों कोण यह बराबर हो, आधार के दोनों कोण बराबर हो और न्यूनतम विचलन कोण हमें प्राप्त हो रहा हो, तब उस दशा में यह I1 I2 के बराबर हो जाता है, R1 R2 के बराबर हो जाता है और यह जो है अपवर्तित किरण QR है यह आधार के समांतर हो जाती है। यह अपवर्तन में विशेष स्थिति है। अब यहाँ पर साथियों आइए कुछ बात की और चर्चा कर ले हम लोग। इसमें आप देख रहे हैं कि हमने जो ये आधार है इधर से किरण को आपतित कराया है, यहाँ बनाते हैं हम एक दूसरा प्रिज्म। हमने किरण को ऐसे आपतित कराया है, अविलंब इस तल पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा अविलंब ऐसे हो जाएगा। आप में से कोई प्रश्न कर सकता है कि हम किरण को शीर्ष की तरफ से आपतित कराएं तो क्या होगा। साथियों शीर्ष की तरफ से आपतित कराएंगे तो यह आपतन कोण होगा, थोड़ा और कोण कम हो जाएगा और यह किरण आधार से निकल जाएगी, दूसरे तल पर जाएगी ही नहीं। इसलिए आप ऐसा यदि प्रयोग करते हैं तो इधर से देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो हमेशा किरण को आधार की तरफ से आपतित कराना चाहिए, यह ध्यान देने योग्य बात है।
दूसरा ध्यान देने योग्य बात है साथियों, एक और हम चित्र यहाँ बना देते हैं, शायद दिख रहा होगा कि यह अविलंब है और हम ऐसे इस आधार से एक डाल रहे हैं, लेकिन ज्यादा कोण पर हम ऐसे आपतित करा रहे हैं इस किरण को, और फिर इधर देखते हैं कि कहाँ अपवर्तन हो रहा है, कहाँ किरण जा रही है, कब भी। साथियों आप जानते हैं कि कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान 42 अंश होता है। अब यदि 42 अंश से अधिक 42 अंश या उससे अधिक पर किरण आपतित हो रही हो तो साथियों यह किरण अंदर जाएगी ही नहीं, इसका पूर्ण आंतरिक क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो एक सीमा है प्रिज्म से अपवर्तन की क्रिया में, यह कम से कम यह कोण 42 अंश से कम होना चाहिए और आधार के तरफ से ही आपतित होना चाहिए, तब यह दूसरे तल पर पहुंचेगी और अपवर्तन की क्रिया हम दिखा पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही साथियों। अगले वीडियो में जो यह सूत्र प्राप्त होता है, यह सूत्र किस प्रकार हम प्राप्त करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं पर। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे साथियों। धन्यवाद।